हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है बाजी इश्क की भाग 5। अगर आपने अभी तक पिछले वाले भागों को नहीं देखा है तो प्लीज आप सब पिछले वाले भागों को भी देख लीजिएगा। रजत ने जब ये सुना तो खुशी के साथ अपना रवैया याद आया। उसने भी तो खुशी का दिल दुखाया था, कभी उसे समझने की कोशिश नहीं की। रोशनी ने बोलना जारी रखा। जब रीमा के सिर पर चोट लगी तो वो अपनी माँ नीलम के कमरे में आ गई, जहाँ नीलम फोन पर लगी थी। जब उसने रीमा से सुना कि खुशी ने उसके साथ ऐसा किया है तो उसे बहुत गुस्सा आया और गुस्से में बाहर आ गई और खुशी का नाम लेकर जोर जोर से पुकारने लगी। इधर खुशी अपनी गीली हुई डायरी को सीने से लगाए बैठी थी और रोए जा रही थी। डायरी के पन्नों पर पानी आने से उस पर लिखे सभी अक्षर धुंधले हो गए थे, जिन्हें पढ़ पाना नामुमकिन सा हो गया था। खुशी बुत बनकर बैठी रही। जब नीलम ने खुशी को सारे घर में देख लिया और वो नहीं मिली तो नीलम बाहर आई। उसे खुशी दिखी तो नीलम बिना सोचे समझे ही खुशी को पकड़कर उसके गाल पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। खुशी अपने पिता की आखिरी याद को खो देने के गम में थी, इसीलिए उसने कोई विरोध नहीं किया। अक्सर जब हम किसी जान से प्यारी चीज को खो देते हैं तो हम अंदर से ये चाहते हैं कि हमें इसकी कड़ी से कड़ी सजा मिले। अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे मन को सुकून मिल जाए। खुशी भी यही चाहती थी कि उसे सजा मिले और वो सजा उसे नीलम दे रही थी। खुशी ने एक भी आह नहीं निकाली जिसे नीलम सहन नहीं कर पाई। तो उसने खुशी के हाथ से डायरी छीनने की कोशिश की, लेकिन खुशी ने भी डायरी को कसकर पकड़ लिया और लाल जलती आंखों से नीलम को देखने लगी। खुशी की आंखों को देखकर एक पल के लिए नीलम डर गई, लेकिन उसने डर को जाहिर नहीं किया और डबल रॉब के साथ बोली, अच्छा अब तू मुझे आंख दिखाएगी? तेरी तो आज खैर नहीं है। नीलम ने जबरदस्ती डायरी ली और उसे फिर से पानी में फेंक कर बोली, अब क्या करेगी तू? मारेगी मुझे? मार, मारना। खुशी ने जब डायरी को वापस पानी में देखा तो जो उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई। खुशी की सहन शक्ति खत्म हो गई। वो नीलम से बहस भी नहीं कर सकती थी क्योंकि उसने कभी नीलम के सामने जुबान नहीं खोली थी। आज भी उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा था। इसीलिए खुशी ने सिर झुकाया और वहां से चली गई। नीलम ने खुशी को जाती हुई देखा और टेढ़ी मुस्कुराहट में खुद से बोली, हम्म, मुझे आंखें दिखाती है। अब देख मैं क्या करती हूँ तेरे साथ। खुशी अपने कमरे में आकर बेड पर औंधे मुंह गिर गई और तब तक रोती रही जब तक कि उसके अंदर की आत्मा मर नहीं गई। आज वो आधी मर चुकी थी क्योंकि आज तक वो अपने पिता की आखिरी निशानी को ही अपने पिता के साथ रहने को महसूस कर लेती थी, लेकिन आज वो भी उससे दूर हो गई। खुशी बीमार हो गई, जिसकी परवाह किसी को भी नहीं थी, लेकिन उसी वक्त मनन आ गया और उसने उसे संभाल लिया। साथ ही घर पर एक काम वाली रख ली जिसका नाम रोशनी था। साथ ही मनन ने हिदायत दी कि अब अगर खुशी को किसी ने कुछ कहा तो वो वापस आ जाएगा। इसीलिए नीलम मनन के आगे कुछ भी नहीं बोल पाई। मनन चला गया, वक्त बीता और वक्त के साथ खुशी बिल्कुल खामोश हो गई। खुशी अब किसी से भी कोई बात नहीं करती। मनन भी आता तो खुशी उससे कोई बातचीत नहीं करती थी। वो घर का कुछ काम करती और अपने कमरे में आकर बैठ जाती। विश्वास खुशी के पिता की कंपनी को संभाल नहीं पाया। उसने जिन लोगों के साथ काम किया था उन लोगों ने ही उसे धोखा दे दिया और कंपनी को अपने नाम करवा लिया। अब खुशी के नाम पर कुछ पैसे और एक घर था जो नीलम ने जबरदस्ती खुशी से साइन करवा कर उन्हें अपने नाम कर लिया। जो वकील खुशी के लिए आता था अब वो भी बदल चुका था। वो भी अब विश्वास की ओर मिल चुका था। कुछ वक्त और बीता और फिर नीलम ने अपनी सारी हदें पार कर दी। उसने खुशी को बेचने के लिए विश्वास से बात की, लेकिन विश्वास ये मंजूर नहीं था। खुशी उसके भाई की बेटी है, वो उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन नीलम आज भी खुशी से बदला लेने को आतुर थी। इसीलिए एक दिन जब विश्वास घर पर नहीं था तो उसने किसी को फोन करके घर पर बुलाया। खुशी अपने कमरे में चेयर पर खिड़की के पास बैठी बाहर देख रही थी। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। इस वक्त रोशनी खुशी के पास आया करती थी, इसीलिए खुशी ने दरवाजा खोला।
सामने नीलम को देखकर उसे थोड़ी हैरानी हुई। नीलम के पीछे से एक आदमी खुशी के सामने आया तो खुशी ने नीलम को सवालिया नजरों से देखा, जिस पर नीलम ने कोई ध्यान नहीं दिया। आदमी ने खुशी को देखकर कहा, हाँ है तो खूबसूरत, लेकिन ये कमजोर ज्यादा है और कमजोर लड़कियों को पसंद कम किया जाता है। नीलम ने आदमी की ओर मुड़कर कहा, तो कम पैसे दे देना, लेकिन अभी इसको यहाँ से लेकर जा, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती इसे। खुशी ने जब ये सुना तो उसने झट से दरवाजा बंद कर दिया और अंदर से बंद करके दरवाजे से सटकर बैठ गई। उसका मन किया कि अभी वो पंखे से लटक जाए। यही सोचकर वो आगे बढ़ गई और एक दुपट्टा लेकर उसे पंखे से बांधने लगी, लेकिन तभी उसके हाथ रुक गए। खुशी ने दुपट्टे को एक ओर फेंक दिया और जोर जोर से रोने लगी। रोते रोते वो वहीं बैठ गई और अपने पिता की कही बात को दोहराने लगी, जब मन करे तो कर लेना, जब मन करे तो सो लेना, लेकिन जब मन मरने का करे तो थोड़ा सोच लेना, मरने से क्या सब सही हो जाएगा। तुम्हें लड़ना है इस दुनिया से, इंतजार करना है उसका, एक दिन वो आएगा और तुम्हें यहाँ से ले जाएगा, बस तुम इंतजार करना। खुशी ने खुद से कहा, मैं कब तक इंतजार करूं और किसका इंतजार करूं, कोई नहीं आएगा मेरे लिए। आज खुशी रुक गई, लेकिन कल का दिन फिर उसे मर मर कर गुजारना था। रोशनी आई और उसने दरवाजा खटखटाया तो खुशी डर से कांपने लगी। जब रोशनी ने बाहर से आवाज लगाई तब खुशी ने दरवाजा खोला और रोशनी के गले लिपटकर जोर जोर से रोई। रोशनी के अलावा था ही कौन जिससे वो बात कर पाती। खुशी ने रोशनी को सब बात बताई तो रोशनी ने कहा कि वो उसके साथ कभी ऐसा नहीं होने देगी, वो उसे अपने साथ लेकर जाएगी। रोशनी ने खुशी को सांत्वना दी और चली गई। अगले दिन रोशनी नहीं आई तो घर के सारे काम खुशी को करने थे। खुशी किचन में खाना बना ही रही थी कि नीलम का भाई जो यहाँ आया हुआ था उसने खुशी को देखा और फिर बोला, तुम कौन हो, यहाँ कभी दिखी नहीं पहले। खुशी कुछ नहीं बोली। नीलम दरवाजे पर अपने हाथों को बांधकर खड़ी थी। उसने अपने भाई से कहा, ये इस घर की महारानी है, आज काम वाली नहीं आई इसीलिए खाना बनाने आई है, फिर अपने रूम में चली जाएगी। खुशी अब भी कुछ नहीं बोली तो नीलम वहां से चली गई। उसका भाई भी उसके पीछे पीछे चला गया। खुशी ने खाना बनाकर रख दिया और अपना खाना लेकर रूम की ओर जा ही रही थी कि नीलम का भाई नवीन उसके सामने आकर खड़ा हो गया। खुशी ने उसे घूरकर देखा और साइड से अपने कमरे में चली गई। नवीन भी पीछे पीछे आया और जब खुशी ने दरवाजा बंद करना चाहा तो नवीन ने दरवाजे पर हाथ रखकर कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। खुशी ने दरवाजे को बंद करने के लिए जोर लगाया, लेकिन नवीन ने उसे पूरा खोल दिया और अंदर दाखिल होकर दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। काफी देर बाद वो कमरे से बाहर आया तो उसके चेहरे पर बेशर्मों वाली हंसी थी। रोशनी ये कहकर कुछ देर के लिए चुप हो गई। रजत की आंखों में खून उतर आया था। उसने नीलम को खा जाने वाली नजरों से देखा तो नीलम डर के मारे कांपने लगी। रोशनी आगे बोली, उस दिन मेरे पति की मौत हो गई थी, इसीलिए मैं कुछ दिन के लिए काम पर नहीं आ पाई। एक दिन जब मुझे पैसों की जरूरत थी तब मैं आई थी। मैं खुशी दीदी से भी मिली थी, वो अब बस जिंदा लाश थी। उनके मुरझाए चेहरे और उस पर चोट के निशान देखकर मैं समझ गई थी कि इनके साथ कुछ गलत हुआ है, इसीलिए मैं इन्हें यहाँ से लेकर जाना चाहती थी। मैं 2 दिन बाद फिर से आई थी, लेकिन जब आई तो पता चला कि इनकी शादी कर दी है, इसीलिए मैं तब से यही हूँ ताकि जब भी आप यहाँ आएं तो मैं बता सकूं कि इन जालिमों ने क्या कुछ नहीं किया उनके साथ में। विश्वास ने जब सुना तो वो हैरानी से नीलम को देखने लगा, वही मनन बुद्ध बनकर बैठा रह गया। रीमा को कोई हैरानी नहीं हुई क्योंकि वो अपनी माँ के साथ हर काम में शामिल थी। रजत उठा और नीलम के पास आया। नीलम डर से कांप रही थी। रजत ने नीलम के बालों को बेरहमी से पकड़ा और गुस्से से बोला, दुआ कर खुशी मिल जाए, जब तक वो नहीं मिलेगी तब तक मैं तेरी जिंदगी जहन्नुम बनाने वाला हूँ। रजत ने नीलम को एक ओर धकेल कर अपने आदमियों से कहा, ले चलो इन सबको, इस लड़की को छोड़ दो यहाँ पर, बाकी सबको लेकर चलो। आदमियों ने सबको जबरदस्ती पकड़ लिया तो रोशनी बोली, साहब
मेरी छोटी बच्ची है, वो अकेली कहाँ रहेगी? मैं नहीं चल सकती साहब। रजत आगे चलते हुए बोला। उसको भी लेकर चलो। रोशनी अंदर गई और अपनी बेटी को लेकर आ गई। रजत ने एक फोन कॉल किया और बोला, पूरे शहर को छान मारो, मिसेस खुशी रजत सिंघानिया मिल जानी चाहिए कल सुबह तक। सामने से किसी ने कुछ कहा तो रजत ने फोन रख दिया। रजत सबको अपने घर लेकर आ गया और अपने नौकरों से कहा, आज से तुम सब कुछ दिनों के लिए अपने अपने घर जाओ। तुम सबकी सैलरी तुम्हें तुम्हारे घर पर मिल जाएगी। यहाँ ये लोग बिना सैलरी के काम करेंगे आज से। सब रजत को हैरानी से देखने लगे तो रजत आगे बोला, और जाली, तुम और रोशनी मिलकर दादाजी का ध्यान रखोगे। जल्द ही खुशी भी आ जाएगी, फिर वो तुम सबको काम बता देगी। सबने हामी भरी और अपने अपने काम में लग गए। रजत अपने कमरे में आया तो उसे रह रह कर खुशी की याद आने लगी। कुछ ही वक्त में खुशी की इतनी यादें बन गई कि रजत के लिए यहाँ खुशी के बिना रहना मुश्किल हो रहा था। इसीलिए वो छत पर आकर खड़ा हो गया। लेकिन यहाँ भी उसे खुशी की याद आई तो उसने खुद से कहा, कहाँ जाऊं तुमसे दूर, तुम बस गई हो मुझ में यूं। काश मैं समझ पाता तुमको, तो आज होता ना यूं मजबूर। रजत ने गाड़ी उठाई और चल पड़ा सड़कों पर खुशी को, अपनी खुशी को ढूंढने। रजत ने खुशी के बारे में सब कुछ जान लिया था, लेकिन अब खुशी उसके पास नहीं थी। कोई भी नहीं जानता था कि खुशी आखिर गई कहाँ। आज पूरे 2 दिन हो गए थे खुशी को ढूंढते हुए, लेकिन खुशी किसी को नहीं मिली। रजत ने अपने आदमियों को पूरे शहर और आसपास के शहरों में देखने के लिए कहा और जगह जगह खुशी के पोस्टर लगवा दिए ताकि खुशी जल्दी से मिल जाए। लेकिन किसी भी चीज का कोई फायदा नहीं हुआ। रजत अपने ऑफिस में बैठा खुशी के बारे में ही सोच रहा था कि तभी उसे एक फोन आया। रजत ने बेमन से फोन उठाया और उदास सी आवाज में हेलो बोला। तभी सामने से किसी ने कहा, हेलो, ये खुशी सिंघानिया के घर से बोल रहे हैं। खुशी का नाम से सुनते ही रजत के चेहरे पर चमक आ गई और वो जल्दी से बोला, हाँ हाँ, मैं खुशी का पति बोल रहा हूँ। क्या वो आप जानते हैं वो कहाँ है? रजत सामने वाले इंसान को बोलने का मौका दिए बिना ही बोले जा रहा था तो सामने वाला शख्स बोला, अरे भाई, सांस तो ले लो और मुझे भी बोलने का मौका दो। रजत अब चुप होकर उसके बोलने का इंतजार करने लगा तो आदमी बोला, इस लड़की को मैंने 2 दिन पहले रेलवे स्टेशन पर जाते देखा था। इसके साथ एक पतला सा लड़का भी था। रजत, लड़का? कौन लड़का? कैसा दिखता था? आदमी बोला तो है, पतला सा था, ज्यादा हाइट भी नहीं थी। दिखने में वो दोनों भाई बहन जैसे ही या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लग रहे थे। मेरा ध्यान उन पर इसीलिए गया क्योंकि उस लड़की ने मेरी बेटी को संभाला था। रजत, कहाँ? कौन सी जगह? मेरा मतलब कहाँ की ट्रेन में बैठे थे वो लोग? आदमी, ये तो ध्यान नहीं दिया मैंने, लेकिन इतना ध्यान है कि लड़का उस लड़की को बोल रहा था कि वो ध्यान से जाए और उस लड़की को छोटा सा फोन देकर बोला था कि कुछ प्रॉब्लम हो तो उसे फोन कर दे। लड़का उसके साथ नहीं गया था शायद। रजत, अच्छा, फिर आगे खुशी कहाँ गई? आदमी हंसते हुए बोला, लगता है पत्नी के चले जाने का असर आपके दिमाग पर हुआ है। आगे मैं कुछ नहीं जानता भाई साहब, जितना जानता था सब बता दिया। ये कहकर आदमी ने फोन कट कर दिया तो रजत ने फोन को टेबल पर रखा और कुछ सोचने लगा। फिर जल्दी से फोन उठाया और नंबर डाल करके बोला, रेलवे स्टेशन के कैमरे चेक करो, 2 दिन पहले के, अभी जाओ। रजत ने फोन रख दिया। लगभग 10 मिनट बाद उसका फोन बजा तो रजत ने फोन पिक किया। सामने से कहा, सर, पिछले 5 दिनों से कैमरे बंद हैं। बोल रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जो अभी तक सुधारी नहीं गई है। रजत ने बिना कुछ कहे ही फोन को दीवार पर जोर से दे मारा। तभी चौली खाना लेकर अंदर आया तो बिना कुछ बोले ही फोन के टुकड़ों को उठाने में लग गया और जब उसने उन्हें उठा लिया तो रजत के पास आकर सिर झुकाकर बोला, सर, इन 2 दिनों में आपका ये 18वां फोन है जिसको आपने तोड़ दिया। फोन तोड़ने से क्या मेम साहब मिल जाएंगी? रजत कुछ नहीं बोला। वो उठा और केबिन के बाहर चला गया। चौली ने अपने कंधे उचकाए और वहां से चला गया। इधर रजत टेरिस पर आकर लाचार भाव से एक जगह को देखते हुए बोला, धिक्कार है तुझ पर रजत,
सिंघानिया, तू अपनी खुशी को नहीं ढूंढ सकता, तू किसी के काबिल नहीं है। अब तुझे जीने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। तभी रजत को खुशी का वो सुसाइड की कोशिश याद आया और वो वहीं बैठ गया। नहीं खुशी, मैं मरूंगा नहीं, आखिरी सांस तक तुम्हें ढूंढूंगा। इन तो दिनों में मुझे तुमसे इतना प्यार हो गया है कि अब मेरी मंजिल भी तुम बन गई हो और अब सुकून भी तुमसे मिलकर ही मिलेगा। मैं बहुत जल्द तुम्हें ढूंढ लूंगा। एक बार फिर रजत ने अपने आप को मजबूत किया और वहीं से घर के लिए निकल गया। जयपुर शहर से दूर, बहुत दूर, एक वीरान सी जगह जहां पहाड़ी से लगकर एक रास्ता जाता है। रास्ते के एक ओर कच्ची सड़क जाती है। कच्ची सड़क के एक ओर कुछ झाड़ियों के बाद खेत हैं और दूसरी ओर एक जोहड़ है जो कि सूखा पड़ा है। भरी दोपहरी में जलाने वाली धूप है। कच्ची सड़क कुछ दूर जाकर दो घरों पर खत्म हो जाती है। घर भी बहुत पुराने और बंजर से दिखाई पड़ रहे हैं। सामने से ये घर बहुत सीमित दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आगे चलने पर बहुत लंबे क्षेत्र तक फैले हैं। इन्हीं घरों में से एक घर की छत के एक कमरे के बाहर बने बरामदे की मेड़ पर एक लड़की शांत बैठी हुई है, जिसकी आंखों में कोई भाव नहीं है। वो एकटक दूर तक फैले खेतों को निहार रही है और ये लड़की है खुशी। खुशी अपने अकेलेपन में बैठी अपने आप में खोई हुई थी। तभी एक बुजुर्ग औरत छत पर कमरे की साइड में बनी रसोई से बाहर आई और खुशी के कंधे पर हाथ रखकर बोली, क्या सोच रही सा बेटी? खुशी मेट से उतर आई और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसे ही। बुजुर्ग औरत, अच्छो आ जा तो रोटी खा ले, बुजुर्ग औरत अंदर जाते हुए बोली थी। खुशी उनके पीछे पीछे चली गई। खुशी किचन में आ गई तो बुजुर्ग औरत ने खुशी को एक थाली पकड़ाकर कहा, जा तेरा बाबा न दे आ। खुशी हैरानी से उन्हें देखने लगी तो बुजुर्ग औरत आगे बोली, अरे नीचे बैठक में तेरे बाबा बैठो सा ना। उन्हें दिया रोटी। खुशी को ज्यादा कुछ तो समझ नहीं आया, लेकिन उसे ये समझ आ गया कि नीचे कोई इंसान बैठा है, उसे ये प्लेट वाला खाना देकर आना है। इसीलिए खुशी हाँ में गर्दन हिलाते हुए चली गई। खुशी रजत से इतनी दूर चली गई कि रजत सोच भी नहीं सकता था खुशी के साथ कौन सा लड़का था। इसका पता अभी तक रजत को नहीं लग पाया था, इसीलिए वो बहुत गुस्से में था। रजत अपने दादाजी के पास बैठा था। उसने उनके हाथों को अपने हाथों में पकड़ रखा था। वो दादाजी से बोला, कहाँ ढूंढूं मैं उसे? मुझे नहीं पता वो कहाँ चली गई है। दादाजी, मुझे खुशी से बेइंतहा मोहब्बत हो गई है। मैं नहीं जानता कि कब कैसे मुझे ये हुआ, लेकिन बस हो गया। अब मेरी तलब बन गई है वो, और जब तक वो मेरे सामने नहीं आएगी तब तक मैं बेचैन ही रहूंगा। रजत के दादाजी ने अपने हाथ को हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाए। उनकी आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे, जिन्हें देखकर रजत घबरा गया और उनके आंसुओं को पोंछने लगा। रजत डरते हुए बोला, दादू आप रो क्यों रहे हैं? आप जानते हैं ना, आप ही मेरी कमजोरी हैं। जब आप ऐसे रोते हैं तो मैं टूट जाता हूँ कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। राजवीर जी ने अपनी आंखों को बंद किया और सुकून की सांस लेकर रजत को प्यार से देखने लगे। तो रजत हैरानी से बोला, अब आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? राजवीर जी ने मन ही मन कहा, मैं सोच रहा हूँ बेटा कि मैंने सुना था जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं, आज देख भी लिया। रजत आगे कुछ कहता उससे पहले ही उसे दरवाजे से कुछ गिरने की आवाजें आई। रजत और राजवीर जी दोनों की नजरें उस ओर गई तो पाया खुशी के चाचा विश्वास दरवाजे पर खड़े कांप रहे थे। उसकी नजरें राजवीर जी पर थी और विश्वास उन्हें देखकर डर रहा था, मानो उसने भूत देख लिया हो। रजत ने जब विश्वास को यहाँ देखा तो वो गुस्से से चिल्लाया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? विश्वास पर रजत की बातों का कोई असर नहीं था। वो तो बस राजवीर जी को देख रहा था। विश्वास उल्टे पैर हो लिया तो रजत भी कुछ सोच में पड़ गया। रजत उठा और विश्वास के पीछे पीछे चला आया। इधर विश्वास जल्दी से नीलम के पास आकर लंबी लंबी सांसें लेते हुए बोला, वो बुढ़ा अभी भी जिंदा है। नीलम जो गंदी सी साड़ी पहनी थी और बर्तन साफ कर रही थी, उसने बर्तन पर साबुन रगड़ते हुए कहा, कौन सा बुढ़ा? अब कौन से पाप आगे आने वाले हैं तुम्हारे? विश्वास ने नीलम के बाजू को पकड़कर अपनी ओर करते हुए कहा, मैं अकेला कुछ नहीं हूँ, मेरे हर काम में तुम बराबर की भागीदार हो, समझी? नीलम ने विश्वास का हाथ झटक दिया, लेकिन वो कुछ नहीं बोली।
नीलम फिर से बर्तन साफ करने में लग गई। तभी रीमा बाहर से दंदनाती हुई आई और कुछ कपड़े अपने पापा विश्वास पर फेंकते हुए बोली, मुझसे ये काम धाम नहीं होता है। मैं तो भाग ही रही हूँ यहाँ से। आप लोगों के पापों की सजा मैं क्यों भुगत रही हूँ। विश्वास ने कपड़े हाथ में लिए और बाहर जाने लगा। तभी उसे दरवाजे पर रजत खड़ा दिखाई दिया। रजत ने अपने दोनों हाथों को पॉकेट में रखा था और वो गुस्से से उन तीनों को घूर रहा था। रजत के गुस्से को देखकर रीमा ने विश्वास के हाथ से कपड़े ले लिए और बनावटी हंसी हंसकर बोली, मैं बस धोने जा ही रही थी। रीमा दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गई तो रजत विश्वास के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। रजत कुछ कहता उससे पहले ही विश्वास बोल पड़ा, वो मैं बस देखना चाहता था कि आपके यहाँ कौन बीमार है, इसीलिए खाना लेकर गया था। लेकिन आपको देखकर मैं घबरा गया और प्लेट गिर गई। मैं अभी साफ कर देता हूँ। विश्वास रजत से नजरें चुराकर चला गया तो नीलम भी वहां से जा चुकी थी। रजत ने लंबी सांस ली और बोला, खुशी कहाँ हो तुम। राजस्थान के खैरथल जिले के एक छोटे से गांव के एक छोटे से घर में। अरे तेरी माँ भी सना मेहमान से काम करवाए सा। एक बुजुर्ग ने खुशी के हाथ में प्लेट देखकर कहा, नहीं दादाजी, ये छोटे मोटे काम तो मैं कर ही सकती हूँ ना। खुशी हल्की सी मुस्कान के साथ बोली। बुजुर्ग ने पहले तो हैरानी से खुशी को देखा, फिर उसके हाथ से प्लेट लेकर बोले, अच्छो तो बैठ जाओ रे, अकेले क्यों रहवासा। खुशी कुछ नहीं बोली तो बुजुर्ग ने किसी को आवाज लगाई, गौरी, ये गौरी। तभी दूसरी ओर बने कमरे से खुशी की हम उम्र लड़की दौड़ती हुई आई और बोली, हाँ के। बुजुर्ग ने खुशी की ओर इशारा करके कहा, इस छोरी ना ले जा तेरे साथ, आह को मन लगा जा। गौरी ने खुशी की ओर देखकर कहा, पर जमुना तो मना करो सा, अब कोई फालतू ना बोलेगो। जमुना ने मना किया है कि इसको कोई परेशान ना करे। खुशी एक बार गौरी को तो एक बार बुजुर्ग को देख रही थी। तभी बुजुर्ग बोले, मैं तने कह दियो तो जमुना क्या करेगा। मैंने कुछ कह दिया तो जमुना क्या करेगा। गौरी ने खुशी की कलाई पकड़कर कहा, ठीक सा, आजा जीजी। खुशी गौरी के साथ साथ चल पड़ी। गौरी उसे एक बड़े से कमरे में लेकर आ गई जहां पहले से ही दो लड़के लेटे हुए हंसी मजाक कर रहे थे। कमरे में दो बड़ी बड़ी खटिया और साइड में पुराने जमाने के सोफे रखे थे। गौरी ने खुशी को खटिया पर बैठने का इशारा किया। जब लड़कों ने खुशी को देखा तो दोनों उठ गए। तभी गौरी बोल पड़ी, अरे चिपको मत, यह अपनी जीजी जैसी सा जो जयपुर से आई सा, शर्माओ मत, ये अपनी बहन जैसी है जो जयपुर से आई है। खुशी वहां बैठ गई तो लड़के भी बैठ गए, लेकिन दोनों लड़के जो पहले जोर जोर से हंस रहे थे अब एकदम शांत थे। तो गौरी बोली, ए जीजी, ये दोनों शर्मीला घड़ा सी एक दो दिन में खुल मिल जाएगा, फिर देखिएगा दोनों हंसा हंसा के पागल कर देगा। अभी तो आपसे शर्मा रहे, एक दो दिन में जब जान पहचान हो जाएगी तब आपको खूब हंसाएंगे। गौरी वहां से उठकर चली गई तो खुशी सिर झुकाए बैठी रही। कुछ देर तक कुछ नहीं बोला। फिर एक लड़का बोला, जीजी आपके नाम है। खुशी ने नजर उठाकर दोनों को देखा तो दोनों लड़के एक टकी लगाकर खुशी को देख रहे थे। तभी खुशी धीरे से बोली, खुशी। नाम सुनते ही दोनों लड़के हैरानी से बोले, तो फिर आपकी खुशी कहाँ है। अब खुशी हैरान होकर दोनों को देखने लगी। तभी दूसरा लड़का बोला, जीजी तेरी खुशी जठे भी होगी, हम लेके आऊंगा। खुशी दोनों लड़कों को देखती ही रह गई। कहते हैं जब कोई इंसान हमारे साथ होता है तब हम उसकी कद्र नहीं करते हैं, जब वो हमसे दूर चला जाता है तब हमें उसकी मौजूदगी की एहसास होता है, जब वो हमारे पास नहीं होता है तब हम हर पल बेचैन, उदास और अकेला महसूस करते हैं। लेकिन अगर वक्त रहते हम उन लोगों को, उन रिश्तों को संभाल लें तो हमारी जिंदगी खुशहाल हो जाती है। कुछ ऐसा ही रजत के साथ हुआ है। जब खुशी रजत के करीब थी तब उसने उसकी कोई परवाह नहीं की। रजत ने अपने मतलब के लिए उससे शादी की थी, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो लड़की उसके जीने मरने की वजह बन जाएगी। रजत एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व का लड़का है। वो अपने फायदे और मतलब के लिए किसी और को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। बचपन से ही उसने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, लेकिन अब उसने खुशी को जाने अनजाने में बहुत ज्यादा दर्द दे दिया था, जिसका गिल्ट उसे जीने नहीं दे रहा था। रजत बाहर से बहुत खड़ूस और गुस्से वाला है, लेकिन
अंदर से वो बहुत मासूम और एक पाक दिल इंसान है। उसका दिल अंदर ही अंदर रोता है जब खुशी के न मिलने की खबर उसको दी जाती है। वक्त बीतता जा रहा है लेकिन रजत को खुशी का कोई अता पता नहीं मिल पा रहा है। आज पूरे 25 दिन हो गए खुशी को गए हुए। इन दिनों में रजत बहुत कमजोर और ज्यादा गुस्से वाला हो गया है। वो अपने घर में काम करने वाले खुशी के चाचा चाची और दूसरे नौकरों पर छोटी छोटी बातों पर चिल्ला पड़ता है। पहले सब रजत से डरते थे लेकिन अब ये सब खौफजदा है और कोई भी रजत के सामने नहीं जाता है। रजत डाइनिंग टेबल पर बैठा नाश्ता कर रहा था। तभी जॉली ने उसके सामने खड़े होकर अपने दोनों हाथों को बांध कर और सिर को झुकाए हुए कहा, सर, आपको इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। रजत के हाथ में चम्मच थी। उसने चम्मच को प्लेट में ही छोड़ दिया और जॉली को गुस्से से देखते हुए कहा, नौकर हो, नौकर की तरह रहो, मेरे बाप बनने की कोशिश मत करो। रजत उठकर जाते हुए बोला, कल से मेरे सामने मत आना। रजत चला गया तो जॉली उसे देखता ही रह गया। रजत अपनी कार में आकर बैठ गया। उसने अपनी आंखों को बंद किया और सिर को पीछे सीट से लगाकर मन ही मन बोला, ये सब क्यों कर रहा हूँ मैं? क्या हो रहा है मुझे? कुछ देर तक वो ऐसे ही बैठा रहा और फिर लंबी सांस लेकर बोला, मुझे अपने आप को बदलना होगा। किसी के आने या जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तभी रजत के दिल में एक नाम आया। और खुशी का क्या? रजत ने स्टेयरिंग को कसकर पकड़ लिया। उसने खुद से कहा, खुशी, तुम जहाँ भी हो अब वापस मत आना। तुम्हारे लिए वापस आना बहुत बुरा हो सकता है। एक वक्त तक इंसान किसी का इंतजार करता है और जब वो इंतजार नहीं कर पाता है तो उसका वो इंतजार गुस्से में बदल जाता है। रजत भी उन्हीं इंसानों में से था जो इंतजार करना जानता ही नहीं था। उसने कभी इंतजार किया ही नहीं। खुशी के लिए उसका प्यार अब गुस्से में बदल गया था। एक तरफ वो चाहता था कि खुशी उसके पास आ जाए तो दूसरी तरफ वो कहता कि अगर वो अब उसके पास आई तो वो अपने गुस्से पर कंट्रोल खो देगा। रजत अपने आप में ही सिमट रहा था। ये वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर वो करना क्या चाहता है। उसने अपने जज्बातों को अपने अंदर ही अंदर दफन कर दिया था। इधर खुशी इन दिनों में परिवार के लोगों के साथ घुल मिल गई थी। अब वो बोलने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाती थी। खुशी के नाम का अर्थ अब उस पर सटीक जचने लगा था। खुशी आज दादा दादी गौरी, राम और श्याम के साथ बैठी थी। राम और श्याम गौरी के वही दोनों भाई थे जिनके सामने खुशी बोलने से कतराती रहती थी। राम ने खुशी को देखते हुए कहा, और या म्यारी खुशी जीजी, वो दिन कितनी चुप थी ना, अब देख तो कहना बोलन ही न दे। राम की बात पर सब हंसने लगे तो खुशी ने मुंह बनाकर कहा, हाँ तो उस दिन मैं नई नई थी ना, मैं जानती ही नहीं थी तुम दोनों शरारती बंदरों को। खुशी ने ये बोलकर गौरी से हाई फाई किया तो राम और श्याम दोनों एक साथ बोले, बंदर, और तू कैसा? बंदरी, चिपकी हुई बंदरी। खुशी ना समझी से सबकी तरफ देखने लगी तो सब एक साथ ठहाके लगाकर हंसने लगे। तभी दादी जी बोली, अरे बेटा, बंदरी को मतलब बंदरिया हो वैसा। बंदरिया सुनते ही खुशी दोनों भुई उचका कर बोली, अच्छा बंदरों, अभी रुको, तुम्हें मैं तो बताती हूँ। खुशी और गौरी दोनों राम और श्याम के पीछे दौड़ पड़ी। तभी दादी जी बोली, अरे घूमता घूमता धासा भी ले आइयो। राम और श्याम आगे आगे और गौरी और खुशी उनको पीटने के लिए पीछे पीछे दौड़ रही थी। ये सब सड़क पर चले गए। आगे से एक बड़ा सा ट्रक आ गया था और दोनों लड़कों का ध्यान लड़कियों पर था। खुशी ने जब देखा तो घबरा गई और कांपने लगी। एक बार फिर अपनों को खो देने का डर इसमें आ गया था। खुशी का ध्यान अब सामने से आ रहे ट्रक पर था। तभी उसका पैर एक पत्थर पर पड़ा और वो मुड़ गया, जिससे खुशी वहीं गिर पड़ी। जब राम और श्याम की नजर खुशी पर पड़ी तो वो जहाँ थे वहीं रुक गए और उनका ध्यान ट्रक पर गया। दोनों लड़के एक साथ दूसरी ओर कूद गए। इधर गौरी खुशी के पास आ गई। खुशी की आंखें बंद हो गई क्योंकि राम और श्याम सामने आता हुआ ट्रक उसकी आंखों के सामने किसी अनहोनी की तरह मंडरा रहा था। गौरी खुशी के गाल को थपथपाते हुए बोली, खुशी, आंखें खोल, आंखें खोल खुशी।
खुशी ने हल्की सी आंखों को खोलकर देखा तो राम और श्याम को देखकर उसे चैन मिला। तभी उसे दर्द का एहसास हुआ तो जोर जोर से चिल्लाती हुई रोने लगी। गौरी, राम और श्याम तीनों आंखों को फाड़ कर उसे देखने लगे। हालांकि खुशी के आंसू नहीं आ रहे थे, लेकिन वो रो रही थी। राम ने एक भुई उचकाकर कहा, तू रो रही सा? अगर नाटक कर रही सा? तुम रो रही हो या नाटक कर रही हो? खुशी ने आंखों को बंद कर लिया और अपने पैर को पकड़कर बैठ गई। जब गौरी ने खुशी के पैर को देखा तो वो समझ गई कि खुशी के पैर में मोच आ गई है। उसने खुशी के पैर को पकड़ा, तभी खुशी जोर से कांप गई। खुशी की आंखें बंद थी, उसका पैर बहुत जोर से दर्द कर रहा था। तभी खुशी की आंखों के सामने रजत का चेहरा आ गया। खुशी ने झट अपनी आंखें खोली और जोर जोर से सांस लेने लगी। रजत का उसके जेहन में आना उसकी आंखों के आंसुओं को भी ले आया। अब खुशी की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे थे और वो बिल्कुल शांत हो गई। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।